तो आज हम हैलो एल्केन्स की दुनिया में उतर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत है वो इन केमिकल कंपाउंड्स के बारे में है जिन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक तरह से मास्टर की माना जाता है। पर ये इतने खास क्यों हैं? खास इसलिए हैं क्योंकि ये बहुत मतलब बेचैन अणु हैं। हाँ। हमेशा रिएक्शन करने को तैयार रहते हैं। अच्छा। और यही बेचैनी केमिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा मौका बन जाती है। ये किसी भी बड़े और कॉम्प्लेक्स अणु को बनाने के लिए एक बेहतरीन स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं। तो आज का बड़ा सवाल यही है, इन अणुओं में इतनी बेचैनी, इतनी रिएक्टिविटी क्यों है? और एक केमिस्ट इस बेचैनी को अपनी मर्जी से कंट्रोल कैसे करता है? चलिए इसे खोलकर समझते हैं। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही तनाव भरे रिश्ते से, कार्बन और हैलोजन के बीच का एक पोलर बॉन्ड। हाँ बिल्कुल। कार्बन पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज होता है जो उसे उन अणुओं के लिए एक खुला न्योता बना देता है जिनके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब न्यूक्लियोफाइल्स। बिल्कुल, और यहीं से सारा ड्रामा शुरू होता है। अणु के पास दो मुख्य रास्ते होते हैं, या तो वो न्यूक्लियोफाइल को अपनी जगह दे दे और हैलोजन को बाहर निकाल दे, जिसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। हाँ, या फिर वो अपने अंदर से कुछ हिस्से निकालकर एक डबल बॉन्ड बना ले, जिसे हम एलिमिनेशन कहते हैं। आज हम इन्हीं दो प्रतिस्पर्धी रास्तों की कहानी पर गौर करेंगे। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, मतलब एक में अदला बदली और दूसरे में कुछ हटा देना। चलिए पहले सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। इसके भी दो अलग अलग कोड नेम है, SN2 और SN1। ये नाम सुनने में किसी जासूसी फिल्म के कोड जैसे लगते हैं। क्या हम इन्हें श्रोताओं के लिए थोड़ा तोड़कर समझा सकते हैं? S का क्या मतलब है, N का क्या, और ये 1 और 2 का क्या राज है? ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, N का न्यूक्लियोफिलिक, और जो नंबर हैं 1 और 2 वो बताते हैं कि रिएक्शन की स्पीड को तय करने वाले स्टेप में कितने अणु हिस्सा ले रहे हैं। ओके। 2 का मतलब बाइमॉलिक्यूलर यानी दो अणु, और 1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर यानी सिर्फ एक। ठीक है, तो SN2 से शुरू करते हैं जिसमें 2 अणु शामिल हैं। ये कैसे काम करता है? SN2 एक बहुत ही अनुशासित एक स्टेप वाला मैकेनिज्म है। इसे एक सिंक्रोनाइज्ड डांस की तरह सोचिए। सिंक्रोनाइज्ड डांस? हाँ, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल यानी हमला करने वाला अणु कार्बन पर हमला करता है, ठीक उसी पल दूसरी तरफ से हैलोजन, जिसे हम लीविंग ग्रुप कहते हैं, निकल जाता है। अच्छा, मतलब सब कुछ एक ही झटके में? एक ही झटके में दोनों अणुओं को एक ही समय पर सही एंगल से टकराना होता है। स्रोत में एक बहुत दिलचस्प बात लिखी है, बैक साइड अटैक, और उससे जुड़ा है वॉल्डन इन्वर्जन। ये सुनने में बहुत नाटकीय लगता है। और ये है भी, ये SN2 की असली पहचान है। न्यूक्लियोफाइल हमेशा हैलोजन के ठीक पीछे से 180 डिग्री के एंगल पर हमला करता है। 180 डिग्री पर? तो फाइल पीछे से कार्बन पर हमला करता है तो अणु का पूरा 3D स्ट्रक्चर, उसका कॉन्फ़िगरेशन पूरी तरह से पलट जाता है। छाते वाला उदाहरण कमाल का है। अब मैं समझ पा रही हूँ कि अणु का पलटना क्या होता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप एक अणु से शुरू करके उसका ठीक आईने वाला प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज बना सकते हैं। बिल्कुल। सिर्फ इस एक रिएक्शन से? ये तो मॉलिक्यूलर लेवल पर जादूगरी जैसा है। बिल्कुल, और स्रोत में इसका एक क्लासिक उदाहरण भी दिया है। जब एक खास लेफ्ट हैंडेड अणु जो रोशनी को एक दिशा में घुमाता है, जिसे हम ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं, SN2 रिएक्शन से गुजरता है तो बनने वाला नया अणु राइट हैंडेड होता है। अच्छा, वो रोशनी को ठीक उल्टी दिशा में घुमाने लगता है। हाँ, ये इस बात का पक्का सबूत है कि अणु पूरी तरह से पलट गया है। तो ये सिंक्रोनाइज्ड डांस किस तरह के हैलो एल्केन्स के लिए सबसे अच्छा है? ये उन अणुओं के लिए सबसे अच्छा है जिनके पास भीड़भाड़ कम हो, यानी प्राइमरी हैलो एल्केन्स। जैसे जैसे कार्बन के चारों ओर भीड़ बढ़ती है, सेकेंडरी और फिर टर्शरी हैलो एल्केन्स में इसे स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस यानी रास्ते में ट्रैफिक जैम हो जाता है। एकदम सही। कल्पना कीजिए कि न्यूक्लियोफाइल एक तंग गली में घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गली बड़े बड़े ग्रुप से भरी हुई है। तो उसे जगह ही नहीं मिलेगी। उसके लिए पीछे से हमला करने की जगह ही नहीं बचती। टर्शरी हैलाइड में तो यह हमला लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो SN2 एक बहुत ही नजाकत भरा एक स्टेप वाला मैकेनिज्म है जो छोटे और कम भीड़ वाले अणुओं के लिए परफेक्ट है। लेकिन क्या होता है जब हमारा अणु एक तंग गली में खड़ा हो जिसके चारों तरफ बड़े बड़े समूह हों? तब न्यूक्लियोफाइल पीछे से हमला नहीं कर पाता। क्या ऐसी स्थिति में अणु बस हार मान लेता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसी स्थिति में अणु एक बिल्कुल अलग, ज्यादा नाटकीय और जोखिम भरा रास्ता अपनाता है।
और यही से SN1 की कहानी शुरू होती है। SN1, जिसमें 1 का मतलब है कि स्पीड सिर्फ एक अणु पर निर्भर करती है। ये SN2 से इतना अलग कैसे है? ये 2 स्टेप की प्रक्रिया है। पहला स्टेप बहुत धीमा और साहसी होता है। अणु इंतजार नहीं करता, वो अपने आप ही कार्बन हैलोजन बॉन्ड को तोड़ देता है। अपने आप? हाँ, हैलोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाता है और पीछे एक बहुत ही अस्थिर पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन छोड़ जाता है, जिसे कार्बोकैटायन कहते हैं। यही रिएक्शन की स्पीड तय करने वाला स्टेप है। 1 मिनट, मुझे यहाँ कुछ खटक रहा है। अगर अणु को पहले अपना एक हिस्सा तोड़कर अलग करना पड़ता है, जिससे एक बहुत अस्थिर कार्बोकैटायन बनता है, तो अणु ये जोखिम उठाता ही क्यों है? ये तो ऊर्जा के लिहाज से बहुत महंगा सौदा लगता है। ये एक शानदार सवाल है। प्राइमरी और सेकेंडरी अणुओं के लिए ये वाकई बहुत महंगा सौदा है और वे ये रास्ता नहीं अपनाते। अच्छा? लेकिन टर्शरी हैलो एल्केन्स के मामले में जो कार्बोकैटायन बनता है, वो अपने आसपास जुड़े 3 कार्बन ग्रुप्स की वजह से काफी स्थिर हो जाता है। ये ग्रुप्स उसे सहारा देते हैं, तो ये जोखिम उठाना उसके लिए फायदेमंद हो जाता है। अच्छा, तो पहले अणु खुद को तोड़ता है, एक कार्बोकैटायन बनाता है, फिर क्या होता है? अब दूसरा स्टेप आता है जो बहुत तेज होता है। ये बना हुआ कार्बोकैटायन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जिसका मतलब है कि ये बिल्कुल चपटा एक प्लेट की तरह होता है। चपटा? हाँ। हाँ। अब न्यूक्लियोफाइल को हमला करने के लिए किसी खास एंगल की जरूरत नहीं है। वो ऊपर से भी हमला कर सकता है और नीचे से भी। दोनों तरफ से हमला करने की संभावना बराबर होती है, 50-50। अरे वाह! तो अगर हमला दोनों तरफ से हो सकता है, तो इसका मतलब है कि वो छाते के पलटने वाली बात यहाँ नहीं होगी। बिल्कुल सही, क्योंकि हमला 50% एक तरफ से और 50% दूसरी तरफ से होता है, तो आपको 2 तरह के प्रोडक्ट का 50-50 मिक्सचर मिलता है। अच्छा। एक वो जिसका कॉन्फ़िगरेशन पहले जैसा ही है, जिसे रिटेंशन कहते हैं, और दूसरा वो जिसका कॉन्फ़िगरेशन पलट गया है, यानी इन्वर्जन। इस 50-50 मिक्सचर को रेसेमिक मिश्रण कहते हैं। और आपने पहले ऑप्टिकली एक्टिव होने की बात की थी, तो इस मिश्रण का क्या होता है? ये मिश्रण ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। मतलब ये है कि अगर हम इस मिश्रण से खास तरह की रोशनी गुजारें तो वो सीधी निकल जाएगी, मुड़ेगी नहीं, क्योंकि आधे अणु उसे दाईं ओर घुमा रहे हैं और आधे बाईं ओर, और दोनों एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देते हैं। तो SN2 एक सर्जन की तरह है, एकदम सटीक, एक ही कट में काम खत्म। और SN1 एक बुलडोजर की तरह है, पहले तोड़-फोड़ करो, एक सपाट जमीन यानी कार्बोकैटायन बनाओ और फिर उस पर कुछ भी नया बना दो। आपने एकदम सही समझा। ये सोचना ही अजीब है कि एक ही अणु इन 2 बिल्कुल अलग पर्सनैलिटीज को अपना सकता है। बिल्कुल, और एक केमिस्ट के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती और अवसर है, ये तय करना कि अणु को किस रास्ते पर भेजना है। लेकिन स्रोत कहते हैं कि कभी-कभी न्यूक्लियोफाइल न तो सर्जन का काम करता है, न ही बुलडोजर का, कभी-कभी एक चोर की तरह भी काम करता है, जो हमला करने के बजाय बस एक हाइड्रोजन चुराकर भाग जाता है। हाँ। यहीं से एलिमिनेशन की कहानी शुरू होती है ना? हाँ, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा प्रतियोगी है। जब हैलो एल्केन की रिएक्शन एक ऐसे न्यूक्लियोफाइल से होती है जो एक मजबूत बेस भी है, मतलब जिसे प्रोटॉन चुराने में ज्यादा मजा आता है। बिल्कुल, तो वो कार्बन पर हमला करने के बजाय बगल वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन खींच लेता है। और जब ये होता है, तब क्या होता है? तब एक डोमिनो इफेक्ट शुरू होता है। जैसे ही बेस हाइड्रोजन खींचता है, वो कार्बन अपना बॉन्ड बचाने के लिए बगल वाले कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड बना लेता है, और ऐसा करने के लिए पहले वाले कार्बन को मजबूरन हैलोजन को बाहर निकालना पड़ता है। और अंत में आपको एक नया डबल बॉन्ड वाला अणु मिलता है, जिसे एल्कीन कहते हैं। हाँ, अगर एक से ज्यादा तरह का एल्कीन बन सकता हो, तो अणु कौन सा बनाना पसंद करेगा? यहाँ सेट-जेफ का नियम लागू होता है। ये नियम कहता है कि अणु हमेशा वो एल्कीन बनाना पसंद करेगा जो ज्यादा स्थिर हो। और ज्यादा स्थिर कौन सा होता है? ज्यादा स्थिर एल्कीन वो होता है जिसके डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ज्यादा दूसरे कार्बन ग्रुप्स जुड़े हों। इसे ऐसे सोचें कि अणु हमेशा सबसे आरामदायक और स्थिर अवस्था में रहना चाहता है। तो अब हमारे पास असली मुकाबला है, सब्स्टिट्यूशन बनाम एलिमिनेशन। एक केमिस्ट कैसे ये तय करता है कि रिएक्शन में अदला बदली होगी या कुछ हटेगा? ये तो पूरा नियंत्रण का खेल लगता है। ये पूरी तरह से नियंत्रण का खेल है, और केमिस्ट के पास इसे कंट्रोल करने के लिए कई लीवर्स होते हैं। सबसे बड़ा लीवर है तापमान। तापमान? कैसे? ज्यादा तापमान हमेशा एलिमिनेशन का पक्ष लेता है। गर्मी अणुओं को ज्यादा ऊर्जा देती है, जिससे बॉन्ड टूटना आसान हो जाता है, जो एलिमिनेशन के लिए जरूरी है। अच्छा, और कोई तरीका?
दूसरा बड़ा फैक्टर है हमलावर की प्रकृति। अगर आप एक बड़ा भारी भरकम बेस इस्तेमाल करते हैं, जैसे पोटेशियम टर्ब्यूटॉक्साइड, तो वो अपने साइज की वजह से। हाँ, अपने साइज की वजह से वो कार्बन पर SN2 वाला सटीक हमला नहीं कर पाता। उसके लिए किनारे से एक हाइड्रोजन चुराना ज्यादा आसान होता है, इसलिए बड़े और मजबूत बेस एलिमिनेशन करवाते हैं। मतलब तापमान और बेस का सही चुनाव करके आप अणु को अपनी मर्जी के रास्ते पर चला सकते हैं। बिल्कुल। इस सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन की खींचतान के अलावा स्रोतों में कुछ और खास रिएक्शंस का भी जिक्र है। एक है फिंकलस्टाइन रिएक्शन। ये क्या है? फिंकलस्टाइन रिएक्शन सिर्फ एक रिएक्शन नहीं है, ये रासायनिक सोच का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसका मकसद एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड को एल्किल आयोडाइड में बदलना है। तो ये क्लासिक SN2 रिएक्शन है। इसमें खास क्या है? खास है इसकी डिजाइन। केमिस्ट जानते थे कि ये रिएक्शन आगे और पीछे दोनों तरफ जा सकती है, तो उन्होंने सोचा अगर हम एक प्रोडक्ट को बनते ही सिस्टम से गायब कर दें तो। अच्छा। उन्होंने एक ऐसा सॉल्वेंट चुना, सूखा एसीटोन, जिसमें रिएक्शन का एक सह उत्पाद मतलब सोडियम क्लोराइड या ब्रोमाइड घुल ही नहीं सकता। वो बनते ही ठोस बनकर नीचे बैठ जाता है। और इससे लीच एटेलियर का सिद्धांत काम करने लगता है। बिल्कुल, ये वैसा ही है जैसे आप किसी रेस में एक धावक को फिनिश लाइन पार करते ही हटा दें, ताकि बाकी धावकों को लगे कि रेस अभी भी जारी है और वे और तेजी से भागें। वाह। सिस्टम से प्रोडक्ट को लगातार हटाने से रिएक्शन उसे पूरा करने के लिए लगातार आगे की तरफ भागती है और आपको लगभग 100% एल्किल आयोडाइड मिलता है। ये प्रकृति के नियमों को अपने फायदे के लिए हैक करने जैसा है। हाँ, आप कह सकते हैं। ये तो बहुत चालाकी भरा तरीका है। एक और बहुत महत्वपूर्ण नाम का जिक्र है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक शक्तिशाली उपकरण कहा गया है। क्यों? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एक गेम चेंजर है। इसे बनाने के लिए हैलोएल्केन की रिएक्शन मैग्नीशियम धातु से कराई जाती है। इसकी सुपर पावर यह है कि ये कार्बन की पर्सनैलिटी को पूरी तरह से उलट देता है। उलट देता है मतलब आमतौर पर हैलोएल्केन में कार्बन पर हल्का पॉजिटिव चार्ज होता है, जिससे वो हमलों का शिकार बनता है। हाँ, ये तो हमने शुरू में बात की थी। लेकिन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में कार्बन मैग्नीशियम से जुड़ जाता है और अब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। वो शिकार से शिकारी बन जाता है, एक बहुत शक्तिशाली न्यूक्लियोफाइल। तो ये तो ऐसा हुआ जैसे आपने अपनी टीम के डिफेंसिव खिलाड़ी को अचानक से स्टार स्ट्राइकर बना दिया हो। एकदम सही एनालॉजी है। और ये स्टार स्ट्राइकर अब नए कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाने के लिए तैयार हैं। ये केमिस्ट के लिए मॉलिक्यूलर लेगो जैसा है। आप छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर बड़े और जटिल अणु बना सकते हैं, जैसे कि दवाएं। विक्टर ग्रिग्नार्ड को इसी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आज हमने इन सब रिएक्शंस को देखा। हमने एक साधारण से पोलर बॉन्ड से शुरुआत की और SN1, SN2 एलिमिनेशन जैसी प्रतिस्पर्धी प्रतिक्रियाओं की पूरी दुनिया को देखा। ये सब जानने का आखिर मतलब क्या है? यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात सिर्फ इन रिएक्शंस को याद रखना नहीं है, बल्कि नियंत्रण के कॉन्सेप्ट को समझना है। इन मैकेनिज्म्स को समझकर ही एक केमिस्ट ये फैसला ले सकता है कि उसे अणु को पलटना है, उसे रेसिमिक बनाना है या फिर उससे एक डबल बॉन्ड बनाना है। ये शतरंज के खेल के नियमों को जानने जैसा है, ताकि आप सही चाल चलकर मनचाहा नतीजा पा सकें। आप सिर्फ एक दर्शक नहीं रहते, बल्कि अणुओं के आर्किटेक्ट बन जाते हैं। सुनने वाले के लिए एक अंतिम विचार। स्रोत में उल्लेख है कि कार्बन हैलोजन बॉन्ड की मजबूती बहुत मायने रखती है, जिसमें कार्बन आयोडीन बॉन्ड सबसे कमजोर और इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। एक एल्किल आयोडाइड जो इतना बेचैन है कि कमरे के तापमान पर भी अपने आप टूट सकता है, उसकी ये अत्यधिक प्रतिक्रियाशीलता एक केमिस्ट के लिए एक चुनौती और एक अवसर दोनों एक साथ कैसे हो सकती है?